से एक बार स्वागत है एसडी पब्लिक इंटरमीडिएट की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम लोग कक्षा 9 के पाठ गति मोशन भाग 2 के अंतर्गत अदिश एवं सदिश राशि, दूरी, विस्थापन और दूरी और विस्थापन में अंतर, इन टॉपिकों पर अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा बच्चों, कक्षा 9 के बच्चों को खासकर, कि पहले पार्ट का जो वीडियो था आपको बहुत पहले ही उपलब्ध हो गया था। दूसरे पार्ट के वीडियो को थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण इसमें विलम्ब हुआ था। तो हम चाहेंगे कि आप बात को समझ रहे होंगे। अब आप कंटिन्यू अपने भौतिक विज्ञान की पढ़ाई कर सकते हैं। अब आपको समय समय पर वीडियो उपलब्ध की जाएगी। एक बात और बतानी थी बच्चों, हमारे विद्यालय का वेबसाइट www.sbicollege.org क्रिएट हो चुका है। इस वेबसाइट पर आप जाकर आसानी से विद्यालय के बारे में जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ है उससे आप पता कर पाएंगे। जैसे विद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। विद्यालय के जितने भी ऑनलाइन क्लासेस संचालित हो रहे हैं आप इस वेबसाइट के माध्यम से भी पा सकते हैं उसके वीडियो और अपनी पढ़ाई सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। एडमिशन निःशुल्क है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। आप सीधे वेबसाइट ओपन करेंगे, आप प्रवेश एडमिशन फॉर्म पे जाएंगे, फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल होगा, उसे केवल भर देना है। भर कर सबमिट कर देंगे, आपके एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो आप घर बैठे आराम से एडमिशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन के दौरान आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे बैठे ही आप आसानी से विद्यालय में एडमिशन पा सकते हैं। हम चाहेंगे कि इस वेबसाइट के बारे में और एडमिशन के बारे में जितने भी बच्चे हों आप सबको बताएं, सबको अवगत कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। आइए बच्चों शुरू करते हैं टॉपिक अदिश एवं सदिश राशि। तो क्या होता है ये थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। जब आप 11th में आएंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट में इसे जानते हैं क्या है। अदिश राशि स्केलर, इसको इंग्लिश में हम लोग स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटीज कहते हैं। अदिश क्या है? किसी भी चीज़ जो केवल परिमाण या मात्रा में व्यक्त हो, कोई भी राशि जिसे हम केवल परिमाण या मात्रा में व्यक्त करते हैं उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं बच्चों। जैसे आप मार्केट में राशन की दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो आपको चावल, दाल, घी, तेल वगैरह वगैरह जो चाहिए आप उसकी केवल मात्रा बताते हैं। तो द्रव्यमान क्या है? जो जैसे कि आधा किलो चावल लिए, हाफ केजी चावल लिए, तो किलोग्राम जो वजन की चीज़ है वह एक अदिश राशि है। जो किलोग्राम की जो भार एक राशि है उसको हम भार वैसे कहेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो जाएगा, लेकिन वजन के बात करें, मात्रा की बात करें कि हमको कितना चाहिए वो मात्रा में, तो वह मात्रा जो केवल बोध कराए जिससे कि हमारा वार्तालाप एकदम संपूर्ण हो जाए, उसमें कोई दुविधा न हो, उस चीज़ को हम लोग अदिश राशि के कैटेगरी में रखते हैं। तो अदिश राशि मुख्य रूप से उसे हम कह सकते हैं कि वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण अथवा मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा का इसमें कोई रोल, कोई आवश्यकता नहीं होती। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण ब्रैकेट में मात्रा की आवश्यकता होती है, बनाई का हो,
उन्हें अदिश राशि कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण या मात्रा की आवश्यकता होती है उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व, दूरी इत्यादि। ये सारी जो राशियां हैं इनको जैसे किसी वस्तु में जैसे किसी पात्र में जल हो तो उसकी मात्रा कितने आयतन में है, 1 लीटर में है कि 2 लीटर में है, इतना कह देने से कंप्लीट हो जाती है वार्तालाप। तो वह जो आयतन हम जो कह रहे हैं आयतन एक राशि है, तो आयतन एक तरह की अदिश राशि हो गई। क्षेत्रफल, किसी वस्तु का क्षेत्रफल कितना है, कपड़ा लेने जाते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर 2 मीटर स्क्वायर लेना है, तो बस इतना कह देने से दुकानदार समझ जाएगा और आपको दे देगा वस्तु को। तो क्षेत्रफल भी क्या है, एक अदिश राशि है। घनत्व है इसी तरह से, दूरी भी इसी तरह से है। दूरी जैसे कि 2 शहरों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है भाई। जैसे यहाँ से बात की जाए कि आपके विद्यालय से कैंट स्टेशन की दूरी कितनी है, तो भाई कह देंगे कि 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। इस तरह से हमें क्लियर हो जाता है कि अच्छा इतनी दूर है, तो दूरी दूरी क्या हो गई, इस तरह से एक अदिश राशि के अंतर्गत आ जाती है। और एक राशि है इस प्रकार की बच्चों जिसे हम लोग व्यक्त करने के लिए मात्रा की भी ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ उसमें दिशा भी बतानी पड़ती है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। तो देखते हैं सदिश राशि क्या है। सदिश राशि इसको हम लोग कहते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। पहले वाले में क्या था, केवल मात्रा या परिमाण व्यक्त की जाए, ऐसे राशियों को जिनका संपूर्ण बोध हो जाए उन्हें हम अदिश राशि कहते थे। लेकिन कुछ राशि ऐसी हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल में विस्थापन, इसके बारे में पढ़ना है आगे, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। ये सारी जो भौतिक राशियां हैं, इन भौतिक राशियों को हम एक निश्चित दिशा के रूप में व्यक्त करते हैं। बिना दिशा के रूप में व्यक्त किए ये इनकम्प्लीट मतलब इन्हें पूरा नहीं माना जाएगा। जैसे यह कहा जाए कि भौतिक विज्ञान के संदर्भ में कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा, तो ये कथन अपूर्ण मानी जाएगी। क्योंकि बल एक सदिश राशि है। आप परिमाण तो बता दिए 5 न्यूटन, लेकिन आपने दिशा नहीं बताया कि वह बल किस दिशा में लगी है। तो इसलिए अगर इस तरह से कहा जाए कि एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लगा है, या कोई भी दिशा दे दे, पूर्व दिशा में लगा है, पश्चिम दिशा लगा है, पूर्वोत्तर दिशा में लगा है, दिशा बताना जरूरी है। तो दिशा के साथ यदि आप इसे बता रहे हैं तो यह लाइन करेक्ट मानी जाएगी, और इस तरह से आप बल को सही रूप से बता पा रहे हैं। तो बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से विस्थापन को भी बच्चों कि किसी वस्तु का विस्थापन इतना है एक निश्चित समय अंतराल में, तो एक निश्चित दिशा में बात की जाएगी। एक निश्चित समय में एक निश्चित दिशा में वस्तु ने कितनी दूरी तय की, वह जो न्यूनतम दूरी होगी उस समय अंतराल में, उसी को हम लोग वस्तु का विस्थापन कहेंगे।
आगे इसी तरह से वेग और त्वरण के बारे में ही बात करेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। उन भौतिक राशियों को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। आप ध्यान दीजिए कि पढ़ाई के अंतर्गत जितनी भी सारी बातें होती है अधिकांश रूप में हम लोग सदिश के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, अदिश के बारे में भी पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा कम पढ़ते हैं। चलिए ध्यान देंगे, आप लिख लेंगे डिफिनीशन। आगे अगला टॉपिक बच्चों दूरी। दूरी दूरी क्या है? तो सिंपली इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस। दूरी किसे कहेंगे? कोई वस्तु, कोई गतिशील वस्तु जो वास्तविक पथ तय करती है। जैसे आप इस तरह से कहें कि विद्यालय से आपके घर आने में कोई आप एक दूरी तय करके आते होंगे, एक वास्तविक पथ से आते होंगे। तो वहीं जो आप आते हैं, जैसे मान लें कि ये आपका घर है और ये आपका विद्यालय है, तो घर से विद्यालय आने के लिए बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत सारे रास्ते होंगे। तो इस तरह से घूमते 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 आप अपने विद्यालय पहुंच गए। तो वास्तव में आपने अपने घर से अपने विद्यालय तक पहुंचने में वास्तव में आपने जो पथ, जिस रास्ते का अनुसरण किया है, जिस रास्ते को आपने अपनाया, वही कुल दूरी, वही कुल लंबाई, इसकी जो कुल लंबाई होगी उसी लंबाई को हम लोग दूरी कहेंगे। तो दूरी क्या है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई वस्तु की दूरी कहलाती है। तो दूरी को लिख सकते हैं किसी गतिशील या गतिमान गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को वस्तु की दूरी कहते हैं। दूरी में बच्चों डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होती है। दूरी में डायरेक्शन बदल सकता है, नहीं भी बदल सकता है। तो वो कौन सी थोड़ी सी बात है उसे हम आगे भी समझाएंगे। तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे बच्चों के घर अलग अलग जगह पर हैं, तो अलग अलग जगहों से जब वो विद्यालय आएंगे तो अलग अलग रास्ते के द्वारा आएंगे, अलग अलग रास्तों के द्वारा आएंगे, अलग अलग रास्तों के द्वारा आएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट अपने घर से विद्यालय की तरफ चल रहे हैं तो ये अपना एक वास्तविक पथ की लंबाई तय कर रहे हैं, एक वास्तविक पथ के परिमाण को तय कर रहे हैं। उसी परिमाण को जो वो चल रहे हैं फिजिकली रूप से, उसी को हम लोग वस्तु की दूरी कहेंगे, उसकी दूरी कहेंगे। क्लियर हो जानी चाहिए। विस्थापन के बारे में बात करते हैं अभी, और इसको एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग तय करते हैं विस्थापन, डिफाइन कर लें, इसके बाद इसमें और बात को हम लोग बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है? देखिए, दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, डायरेक्शन को लेकर। विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या करता है? विस्थापन के बारे में किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच एक निश्चित दिशा में तय की गई जो न्यूनतम दूरी होती है,
उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसे समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक निश्चित दिशा में जाना हो तो आप एकदम सीधे ही जाएंगे इस तरह से, निश्चित दिशा में, यानी कि दिशा उसकी बदले नहीं, उसकी दिशा वही रहे, कांस्टेंट रहे एक निश्चित समय अंतराल में। तो चला यहाँ से, यह इसकी प्रारंभिक स्थिति कहलाएगी, प्रारंभिक स्थिति, और ये अंतिम स्थिति जहाँ पे वह रुका, अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच एक निश्चित दिशा में जो एक न्यूनतम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी न्यूनतम दूरी को ही वस्तु का विस्थापन कहते हैं। जैसे इसके और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। सपोज करिए कि एक निश्चित ऊंचाई से किसी बॉल को गिराया जाए, एक निश्चित दिशा में ही वह गिरेगी। तो जितनी दूरी एक निश्चित दिशा में गिर रही है अपने प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, ये उसका विस्थापन होगा, ये उसका क्या होगा, विस्थापन होगा। जैसे और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि कोई तैराक है, तैराक एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रहा है एक निश्चित दिशा में, सीधी लाइन में, एक निश्चित समय अंतराल में। तो जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे रुका, वहीं उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम से कम वाली जो दूरी है, उसी को हम लोग विस्थापन कहेंगे। और अच्छे से इसको क्लियर करना है तो आप यहाँ पर समझिए इस तरह से कि मान लेते हैं कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल, विद्यालय है। तो इस घर से विद्यालय चलने के लिए तो आप कोई एक रास्ता अपनाए होंगे। ये क्या है, ये दूरी है बच्चों। अभी हमने बताया था कि वास्तविक पथ जो आप फिजिकली शारीरिक रूप से चलते हैं या कोई वस्तु चलती है, उसी को हम उसकी क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। लेकिन अब विस्थापन क्या करता है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, उस न्यूनतम दूरी को हम लोग उसका विस्थापन कहते हैं। उसी वस्तु का विस्थापन, अब आप देखिए, तो ये कोई वस्तु है, ये वस्तु की क्या हो गई, प्रारंभिक स्थिति, और वो जहाँ पे रुका वहाँ पर उसकी क्या हो गई, अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये तो हो नहीं सकती। तो न्यूनतम दूरी एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये जो अभी हमने खींचा एकदम सीधा और एक ही कांस्टेंट डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में, तो ये जो प्रारंभिक और अंतिम दिशा के बीच की, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो ये न्यूनतम दूरी है, सीधी लाइन है, इसी को हम लोग उस वस्तु का विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन का सीधे सीधे मतलब है कि जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे रुका, आप उसे मिला दीजिए एकदम एक सीधी रेखा में, वहीं उसका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। इसको और भी अच्छे से हम लोग अभी एक एग्जाम्पल में समझेंगे। फिलहाल इसको डिफाइन कर देते हैं कि विस्थापन क्या है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में उसके प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में उसके प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसको अभी हम लोग फिगर से बनाए थे,
यहाँ पर एक बार फिर बना दे रहे हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु ए से बी पर पहुंची, तो ए से बी पर पहुंचने के लिए उसने एक वास्तविक पथ को अपनाया होगा, लेकिन विस्थापन यहाँ बताना हो बच्चों तो आप एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और ये सीधी लाइन जो है ए से बी तक उसके प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, तो ये उसकी क्या हो जाएगी। अगर मैं इसे लिख दूं S1 S2, तो S1 दूरी को बताएगा जो उसने वास्तव में तय किया चल के, और S2 उसके विस्थापन को बताएगा जो कि एक निश्चित दिशा में है, एक न्यूनतम दूरी है। इस तरह से हम विस्थापन को डिफाइन कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए, जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु डायरेक्शन जैसे दे दे यहाँ पर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगर हम कहें कि कोई वस्तु पूर्व में 5 किलोमीटर चली, फिर उत्तर में 4 किलोमीटर चली। देखिए ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर आया। अब पूछा जाए कि बताइए दूरी कितनी होगी, तो दूरी अभी हमने बताया कि वस्तु द्वारा वह शारीरिक रूप से वह फिजिकली वह वास्तव में कितना तय किया, कितना चला, उसी को आप बताएंगे। तो वास्तव में वो कितना चला, अगर नाम दे दें ए बी सी, तो वास्तव में उसने ए बी प्लस बी सी को तय किया। तो दूरी हो जाएगी बच्चों 5 + 4 = 9 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन की बात करें बच्चों, विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है। विस्थापन में हम देखते हैं कि वस्तु कहाँ से चली और कहाँ पे रुकी, उसी को मिला देना है सीधे लाइन में। तो कहाँ से चली, ए से, कहाँ पे रुकी, सी पर, ए से सी को मिला देना। तो ये जो ए सी मिला, ए सी वास्तव में इसने नहीं चला है, इसलिए आप इसको डॉट डॉट से या वैसे भी दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ए सी जो होगा वह वस्तु का क्या होगा, विस्थापन। अब यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि पूर्व और उत्तर के डायरेक्शन में बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यह एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और समकोण त्रिभुज में आप पीजीटी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी, और AC बराबर आपको मिल जाएगा। AC निकालना है तो आप इस त्रिभुज में लगा दीजिए, AC² बराबर AB² प्लस BC², कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 25 + 16, हो गया 6 × 5 = 11, 2 × 3 = 4, AC²। तो AC बराबर √41, इसका रूट निकाल लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वह वस्तु का विस्थापन कहलाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एक जब एग्जाम्पल लेंगे उसको समझते हैं। कुछ सर्कुलर पाथ ले लें। मान लेते हैं कोई पार्क है, वृत्ताकार पार्क है, उसके चारों तरफ वृत्ताकार सड़क है, इस तरह। ये इसके व्यास के 2 सिरे हैं, ए और बी। व्यास आप जानते हैं, ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा और जो केंद्र से ऊपर गुजरे। तो अगर कोई वस्तु ए से बी तक आए, ध्यान दीजिए, उस पार्क की आधी दूरी तय करेगी ऐसे, ठीक। तो इस केस में दूरी क्या है समझनी है बच्चों। तो इसके सेंटर को वहाँ पर दिखा देते हैं। मान लेते हैं इसका सेंटर ये सी है या ओ है।
तो दूरी क्या है? वस्तु द्वारा वास्तव में जो तय की गई पथ की परिमाण होती है, लंबाई होती है, वास्तव में उसने जो तय किया उसी को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। तो दूरी क्या है? चाप AB, चाप AB, या आप इसको सिंबल के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो AB, ये जो चाप था, तो चाप AB यानी कि वह अर्धवृत्त है, वृत्त की अर्ध परिधि या वृत्त की परिधि या अर्ध परिधि लिखने सीधे सीधे। परिधि आप जानते हैं, अच्छा 8 में पढ़े हैं परिधि, जो उसका सरकमफ्रेंस है, किनारे किनारे की जो वास्तविक उसकी लंबाई है, वह उसका क्या कहला है? परिधि कहला है। तो अर्ध परिधि कैसे निकालेंगे? तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, और अर्ध मतलब आधा, उसके परिधि में 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा πr। ये हो जाएगी दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। विस्थापन की यहाँ पे बात की जाए बच्चों, तो सिंपली वही चीज, कहाँ से स्टार्ट किया? A से। कहाँ पे रुका? B पे। तो हमने बताया था कि जहाँ से स्टार्ट करें और जहाँ पे रुके आप उसे स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे? मिला देंगे निश्चित दिशा में। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? AB, उसका विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन को आप सीधे लिखेंगे AB, और AB किस चीज़ को बता रहा है? यह वृत्त का क्या है? व्यास है। वृत्त का क्या है? व्यास है। और वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या होता है। इसकी त्रिज्या हमने मान रखी है कि यदि यह त्रिज्या R हो तो इस तरह से निकालना है। तो त्रिज्या कितनी होगी बच्चों? R, तो 2R। ये हो गया वस्तु का क्या है? विस्थापन। क्लियर? तो आधी दूरी तय कर रही है किसी वृत्ताकार पथ पे, तो उसकी दूरी अर्ध परिधि यानी πr के बराबर होगी, और विस्थापन उसके व्यास के बराबर होगा। इसी में एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि वस्तु A से स्टार्ट करके पुनः A पर ही आ जाए। देखिए बच्चों, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट, A से चलकर A पर रुके, जहां से चला वहीं पे आके रुक गया। तो इस केस में दूरी क्या होगी? तो इस केस में दूरी, भाई दूरी को आप सीधे सीधे वही चीज, उसने जितना तय किया, तो A से चला, A पर रुक गया, तो एक चक्कर किया, तो एक चक्कर में वो अपनी पूरी परिधि को तय करेगा। वृत्त की जो परिधि है उसको उसने पूरा कवर किया। तो दूरी यहाँ पर, तो एक चक्कर में दूरी यानी कि वृत्त की क्या हो जाएगी? परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। अच्छा, विस्थापन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चे। विस्थापन भाई जहाँ से चला वहीं पर रुक गया, तो जहाँ से चला वहीं रुक गया, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच क्या कोई न्यूनतम दूरी बची? नहीं बची। तो विस्थापन क्या हो गया बच्चों? 0, 0। ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विस्थापन 0 हो जाएगा सदैव जब उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही हो। यानी कोई वस्तु A से चलकर घूम फिर कर कैसो भी, जहाँ से भी घूम फिर कर फिर वहीं आ जाए, फिर वहीं आ जाए जहाँ से वह गया, तो इस केस में उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा? 0 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच कोई दूरी ही नहीं बची, कोई न्यूनतम दूरी ही नहीं बची। इस केस में उसका विस्थापन क्या हुआ? 0 हुआ। तो वह चाहे वृत्ताकार मार्ग हो, चाहे वर्गाकार मार्ग हो, चाहे त्रिभुजाकार मार्ग हो, हर केस में अगर वह, जैसे अब मान लीजिए A से चला फिर A पे आ गया, तो यहाँ भी विस्थापन 0। अगर वह त्रिभुजाकार मार्ग पे चल रहा है, A से चला फिर A पे आ गया, यहाँ पे भी विस्थापन 0 हो गया। वह चाहे कितनों चक्कर लगा ले, थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दें, चाहे आकृति कुछ भी हो,
आप किसी भी तरह के मार्ग को क्यों न अपना रहे हों, अगर आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही है तो उस केस में विस्थापन जीरो मानी जाएगी। जैसे एक एग्जांपल और ले लें बच्चों कि किसी बॉल को पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर फेंकी गई, ठीक, एक निश्चित ऊंचाई पर गई और फिर वहाँ से फिर वहीं आ गई, फिर वहीं आ गई, तो बताइए विस्थापन कितनी? जीरो। विस्थापन कितनी? जीरो। ए से बी तक गई, फिर बी से ए तक आ गई, वहीं आ गई, तो विस्थापन जीरो। विस्थापन के बारे में एकदम आप श्योर रहिए कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति यदि एक ही हो जाए, जहाँ से स्टार्ट करे वस्तु वहीं पे आ जाए लौटकर, तो उस केस में उसका विस्थापन क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। अगर वह ए से चलकर ए पर आए और वह ऐसा 5 बार करे, यानी 5 चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाए, 10 चक्कर लगाए, 20 चक्कर लगाए, तो ए से चलकर ए पर रुके 10 चक्कर में, बात कर रहे हैं 10 चक्कर में, मैं 10 चक्कर कर रहा है अपने मार्ग में, तो उस केस में उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? तो दूरी भाई वास्तव में वह कितना तय कर रहा है? एक फेरे में 2 पाई आर, तो 10 फेरे में 10 चक्कर में 10 गुणे 2 पाई आर, तो दूरी बराबर 10 गुणे 1 चक्कर में दूरी। तो 1 चक्कर में दूरी कितनी अभी निकाले थे हम? 2 पाई आर, तो 10 चक्कर में 20 पाई आर। विस्थापन सिंपल है। विस्थापन के लिए क्या बताएंगे? हमने बताया था कि चाहे कितनों चक्कर करे उससे मतलब नहीं है, आपको बस ये देखना है कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे आके रुका है। तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आके रुक गया, तो विस्थापन कुछ नहीं करना है बच्चों, सीधे लिख देना है जीरो, शून्य। क्लियर? और ये वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार किसी तरह के मार्ग के लिए भी सही है। बस इतने चक्कर कर रहा है, आप हमेशा जीरो लिखते जाएंगे। और विस्थापन निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए वास्तव में वो जितना तय कर रहा है जितनी बार, एक का निकाल के फिर उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से आपकी दूरी निकल जाएगी। क्लियर? अब आइए बच्चों इसको अंतर के बारे में पढ़ें। अंतर इधर लिख देते हैं दूरी, इधर लिख देते हैं विस्थापन। दूरी पहले तो परिभाषा लिख देंगे अंतर में, अब मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर, आपको मैंने लिखवा दिया है पहले केस में परिभाषा, और यहाँ पे भी इसकी परिभाषा लिख देंगे। ठीक? सेकंड, यह अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। यह सदिश राशि है। यह अदिश राशि है, यह सदिश राशि। तीसरा, यह सदैव धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकती है। चौथा, प्रत्येक दूरी विस्थापन नहीं होगी। प्रत्येक दूरी विस्थापन नहीं होगी। विस्थापन नहीं होती, प्रत्येक दूरी नहीं होती, उसमें एक कंडीशन है। और यहाँ प्रत्येक विस्थापन दूरी, प्रत्येक विस्थापन दूरी होती है। ये हो गया इसमें अंतर की बात। थोड़ा सा विस्थापन के धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के बारे में भी बात कर लेते हैं बच्चों। अब इसे नोट कर लेंगे।
आइए थोड़ा सा मान लेते हैं रेफरेंस मूल बिंदु, पहले वाले चैप्टर में आप इसको मैंने बताया था मूल बिंदु के बारे में, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, जिसके सापेक्ष में वस्तु की विरामावस्था और गतिवस्था को बताते हैं। तो कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में एक निश्चित समय अंतराल में मानते हैं कि 10 मीटर की दूरी तक O से मान लेते हैं B तक, किस दिशा में, तो एक निश्चित दिशा में तय की गई, एक निश्चित समय अंतराल में और प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की एक न्यूनतम दूरी, तो यह क्या हो गया उसका विस्थापन। इसे हम प्लस मानेंगे। अगर वहीं अब कहे कि B से O पर जाए, अब वो जहाँ से स्टार्ट किया फिर वो उल्टा जाए, तो B से O में अब जब विस्थापन लिखेंगे, डायरेक्शन बदल दिया, अब इस दिशा में चल रही थी अब उस दिशा में जा रही है, तो दिशा बदल दी, तो दिशा बदलने पे अब उसको लिखेंगे -10 मीटर, यही चीज़ बताते हैं। जैसे वैसे हम लोग प्रायः इस चिन्ह पर पाटी का पालन करते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे। अगर कोई वस्तु इस दिशा में जा रही है तो उसे प्लस, इस दिशा में माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए यहाँ पर इसके लिए नहीं करेंगे, जैसे गुरुत्वीय त्वरण हो गया, गुरुत्वीय त्वरण सदैव नीचे की ओर लगता है। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ नीचे तो माइनस लिखा है, तो इसका मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण माइनस है, लेकिन नहीं, जो प्राकृतिक रूप से जो उपस्थित है उसके बारे में हम वो ऑलरेडी जिस दिशा में लग रहा है उसे उसी दिशा में प्लस मानेंगे। जैसे गुरुत्वीय त्वरण सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करती है, तो वह उसी की दिशा में नीचे की ओर ही प्लस मानी जाएगी। लेकिन अब उसी को अगर हम डायरेक्शन बदल दें, ऊपर की तरफ कर दें, ठीक विपरीत कर दें, तब वो ऋणात्मक मानी जाएगी। दिशा यदि बदल देंगे तो माइनस हो जाएगी। और बाकी के लिए विस्थापन हो, वेग हो, रेखीय त्वरण हो, तो इन केस में हम लोग इसी चिन्ह पर पाटी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? जैसे किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंके, A से B की, मान लेते हुए न्यूनतम ऊंचाई तक, मैक्सिमम अपने अधिकतम ऊंचाई तक H तक गई, तो इस केस में A से B तक एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, तो यहाँ पर विस्थापन जो लिखेंगे वह विस्थापन प्लस H माना जाएगा। वह H कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, कुछ भी। और फिर B से A तक विस्थापन, क्योंकि वह नीचे गिरेगी मुक्त रूप से, तो उस केस में उसे हम -H लिखेंगे। डायरेक्शन बदल जाने पर वही चीज़ क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है। इस कारण हम विस्थापन को ऋणात्मक भी कहते हैं। ऋणात्मक ये होती है। और शून्य कैसे होती है ये तो हमने बताया ही। और एक निश्चित दिशा में है चिन्ह पर पाटी के अनुसार, तो आप उसे प्लस कहते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। तो इस तरह से विस्थापन प्लस, माइनस और शून्य तीनों हो सकता है, और दूरी सदैव सदैव केवल धनात्मक ही होता है। जैसे इस केस में अगर दूरी पूछी दी जाए कि कोई वस्तु A से B तक गई फिर B से A तक आई, तो दूरी बताइए। तो दूरी, तो वहाँ ये चिन्ह नहीं लिखेंगे क्योंकि दूरी को आपको प्लस ही बताना है। तो जाने में AB, आई कितना BA, जोड़ देंगे H प्लस H बराबर 2H। लेकिन यहाँ विस्थापन यदि पूछे बच्चों, तब यहाँ चिन्ह सही लिखेंगे। जाने में कितना AB, आने में कितना BA, तो मान तो लिख देंगे, लेकिन अब यहाँ चिन्ह सहित लिखेंगे। AB ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ -H। तो H में -H करेंगे तो विस्थापन यहाँ 0 होगा और भी 2H होगा। तो क्लियर होगा। जो भी दिक्कत होगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कोई यदि बच्चों परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए।